ये कहानी है एक पाकिस्तानी एसपी मैडम राबिया खान की। एक ऐसी अफसर जिसे उसके देश ने भारत में भेजा था एक खतरनाक मिशन पर। उसका मकसद था भेष बदलकर हमारे देश से गुप्त जानकारियां चुराना। वह चालाक थी, प्रशिक्षित थी, खूबसूरत थी और उसने सोचा कि भारत की जमीन पर आकर वह सब कुछ हासिल कर लेगी। लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि उसका सामना एक ऐसे भारतीय सिपाही से होगा जिसकी देशभक्ति और चतुराई के आगे उसकी सारी योजनाएं ध्वस्त हो जाएंगी। उस सिपाही ने न सिर्फ उसे रंगे हाथों पकड़ा, बल्कि उसे महीनों तक ऐसा सबक सिखाया जिसे वो ताउम्र भूल नहीं पाई। और सबसे बड़ी बात, जो भी मैडम के साथ होता है वह चाहकर भी किसी को इस बारे में कुछ बता नहीं सकी। जो हुआ वो इतिहास बन गया, एक ऐसी कहानी जिसे जानकर हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। के लाहौर में एक गुप्त सैन्य अड्डा, कमरे में गंभीर माहौल था। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI की एक अहम बैठक चल रही थी। एजेंसी को पक्की खबर मिली थी कि भारतीय सेना धर्मपुरा के पास एक बड़ा और गुप्त परीक्षण करने जा रही है। उस परीक्षण में न केवल हथियारों की अदला बदली होगी, बल्कि सेना के नए कम्युनिकेशन कोड्स भी लॉन्च किए जाएंगे। ISI अधिकारी ने टेबल पर जोर से हाथ मारा और कहा, हमें ये कोड हर हाल में चाहिए, कौन जाएगा? तभी कमरे में एक जोरदार आवाज गूंजी, हुजूर, मुझे भेजिए। ये थी राबिया खान, एक तेज तर्रार महिला अधिकारी। उसकी आंखों में आत्मविश्वास और जोश साफ नजर आ रहा था। मैं उनके दिल में उतर जाऊंगी और सारा डाटा लेकर लौटूंगी, राबिया ने दृढ़ता से कहा। बैठक में फैसला हुआ, राबिया को एक पंजाबी गांव की घरेलू नौकरानी के रूप में भारत भेजा जाएगा। उसका नया नाम रखा गया सिमरन, उम्र 26 साल, एक विधवा महिला जो पति की मौत के बाद काम की तलाश में दर दर भटक रही है। राबिया के लिए तैयार किए गए थे फर्जी आधार कार्ड, पैन कार्ड और वोटर ID। गुप्त रास्तों से सरहद पार करके वह भारत में दाखिल हो गई। उधर धर्मपुरा गांव में एक मौका उसका इंतजार कर रहा था। भारतीय सेना से रिटायर्ड सूबेदार बलदेव सिंह, जो अपनी बूढ़ी मां के साथ रहते थे, उन्हें एक घरेलू नौकरानी की जरूरत थी। उनकी पत्नी का कुछ साल पहले निधन हो चुका था। उनका एक बेटा है अभिनव, जो एक सीनियर आर्मी अफसर है और ज्यादातर समय ड्यूटी पर बाहर रहता है। यहीं से राबिया उर्फ सिमरन का मिशन शुरू हुआ। एक स्थानीय महिला के मदद से सिमरन को बलदेव सिंह के यहां नौकरानी का काम मिल गया। सिमरन को बलदेव सिंह ने रहने के लिए अपने ही घर में एक कमरा दे दिया था। सिमरन ने धीरे धीरे घर के कामों की जिम्मेदारियां संभाल लीं। वह सुबह जल्दी उठती, रसोई का काम, सफाई, पूजा के लिए दीप जलाना, सब कुछ सलीके से करती। लेकिन ये सब उसकी असली भूमिका नहीं थी। असल मिशन कुछ और था। काम के बीच बीच में वह पूरे घर में गुप्त कैमरे और रिकॉर्डिंग डिवाइस लगा रही थी, फोन के पास, कंप्यूटर के पास और दरवाजे के आसपास। दरअसल दोस्तों, सूबेदार बलदेव सिंह के घर अक्सर भारतीय सेना के उच्च अधिकारी आते रहते थे, बलदेव सिंह से सलाह मशवरा करने के लिए। तो उनकी बातें सिमरन छुपकर सुना करती थी और रात होते ही वह एक छोटा मोबाइल सैटेलाइट राउटर ऑन करती, सारा डाटा इनक्रिप्ट करके सीधे पाकिस्तान के सर्वर पर भेज देती थी। घर में किसी को जरा सी भी भनक नहीं थी। सब कुछ इतनी सफाई से हो रहा था कि सिमरन पर शक करने का कोई सवाल ही नहीं उठता। सूबेदार बलदेव सिंह के घर के पास ही एक भारतीय सैनिक रहता था, बहादुर सिंह। 30 वर्षीय बहादुर जवान, जो फिलहाल BSF में तैनात था। वह अक्सर सूबेदार बलदेव सिंह के घर आता जाता रहता था। एक दिन जब उसने पहली बार सिमरन को देखा तो थोड़ा हैरान हो गया। वह सोचने लगा, इतनी सुंदर लड़की, वो भी इस घर में नौकरानी। उसके मन में सवाल उठने लगे। धीरे धीरे दोनों के बीच बातचीत होने लगी। बहादुर ने पूछा, सिमरन जी, आप पढ़ी लिखी लगती हैं, क्या आप कभी कॉलेज गई थीं? सिमरन धीरे से बोली, थोड़ा बहुत पढ़ा है, अब तो जिंदगी ही सबसे बड़ी पढ़ाई है। धीरे धीरे दोनों के बीच बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ता है। बहादुर सिंह को सिमरन अब अच्छी लगने लगी थी। वह उससे मिलने के लिए छोटे छोटे बहाने ढूंढने लगा। कभी चाय मांगने आ जाता तो कभी हलवे की फरमाइश करता था। सिमरन को यह सब खटकने लगा, लेकिन वह समझदार थी। उसे पता था कि ऐसे मोहरों को संभालना बेहद जरूरी होता है। अगर बहादुर को जरा भी शक हो गया तो पूरा मिशन खतरे में पड़ सकता था। वह मुस्कुराकर पेश आती,
लेकिन भीतर ही भीतर हर चाल को सावधानी से बुन रही थी। धीरे धीरे सिमरन ने बहादुर सिंह से दूरी बनाना शुरू कर दी थी। उसे अपने मिशन से मतलब था, भावना या प्रेम से नहीं। लेकिन बहादुर सिंह अब अपनी सीमाएं लांघने लगा था। वह अब सिर्फ जान पहचान तक सीमित नहीं रहा। एक रात वह चुपचाप सिमरन के कमरे की पिछली खिड़की के पास आ गया। उसके मन में एक अधूरी, अधमरी सी लालसा थी। देखूं तो सही, ये अकेली लड़की रात को क्या पहन के सोती है। पर जो उसने देखा, उसने उसके होश उड़ा दिए। सिमरन छोटे कपड़ों में नहीं, बल्कि पूरी सजगता से लैपटॉप पर बैठी थी। वह कुछ डेटा टाइप कर रही थी और फिर एक खास डिवाइस से उसे पाकिस्तान के सर्वर पर भेज रही थी। बहादुर की आंखें फटी की फटी रह गईं। उस समय वह कुछ नहीं बोला, बस चुपचाप लौट गया। अगली सुबह उसने मौका पाकर सिमरन को अकेले में रोका। धीरे से पूछा, तुम कौन हो? रात को क्या कर रही थी? सिमरन का चेहरा सफेद पड़ गया। उसे समझ आ गया कि अब मामला हाथ से निकल सकता है। या तो वह पकड़ी जाएगी या मारी जाएगी। लेकिन वह घबराई नहीं। उसने जल्दी से हालात का अंदाजा लगाया और सोचने लगी, बहादुर तो मुझे पहले से चाहता है, क्यों ना इसी का इस्तेमाल करूं। वह धीमे स्वर में बोली, मैं बताऊंगी, पर तुम वादा करो किसी से कुछ नहीं कहोगे। तुम जो कहोगे मैं तुम्हारे साथ सब कर लूंगी। बहादुर को तो यही चाहिए था। उसने कहा, ठीक है, रात को मेरे कमरे में आ जाना। रात को सिमरन बहादुर के कमरे में जाती है। वे दोनों छत पर बैठे थे। सिमरन चुपचाप आकाश की ओर देखती है और कहती है, वो जो तारे हैं ना बहादुर, कई बार सोचा उन्हें छू लूं, लेकिन मेरी किस्मत में तो अंधेरा ही लिखा है। बहादुर कुछ नहीं कहता, पर उसकी आंखें भर आती। जब आईएसआई को कई दिनों तक भारत से कोई भी डेटा नहीं मिला, तो पाकिस्तान के सैन्य ठिकानों में बेचैनी फैल गई। कई अधिकारी सवाल उठाने लगे, राबिया आखिर कर क्या रही है? कहीं वह पकड़ी तो नहीं गई? आईएसआई ने एक विशेष योजना बनाई, ऑपरेशन गुलिस्तान 24। इस मिशन का मकसद था भारत में पहले से छिपे अफसर की निष्क्रियता को नजरअंदाज करते हुए बल प्रयोग के जरिए अफरा तफरी फैलाना। एक अफसर ने ठंडे लहजे में कहा, राबिया को भूल जाओ, अब वक्त है खून बहाने का। 4 प्रशिक्षित आतंकवादियों को पंजाब सीमा के रास्ते भारत में घुसपैठ करने का आदेश दिया गया। उनका लक्ष्य था भारतीय सेना के रिटायर्ड अफसरों की गुप्त बैठक पर हमला। उधर बहादुर सिंह को कुछ पुराने सैन्य संपर्कों ने बताया कि सीमा पर हलचल बढ़ गई है। वह सतर्क हो गया। बहादुर तभी सिमरन के पास पहुंचा और उसने सिमरन को घूरते हुए पूछा, तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो क्या? तुम्हारा पाकिस्तान अब क्या करने जा रहा है? सिमरन खामोश रही। उसकी आंखों में डर था, मगर जुबान पर ताला। 2 दिन बाद बहादुर ने सिमरन को घर के बाहर बुलाया। बहादुर ने धीरे से कहा, अब तुम पाकिस्तान जा सकती हो। तुम्हारी सारी जानकारी हमारे पास है। कुछ दिनों की वफादारी के चलते तुम पर मुकदमा नहीं चलाया जाएगा, लेकिन याद रखना, हमारे पास सबूत हमेशा रहेंगे। सिमरन हाथ जोड़ती है, बहादुर, मैंने जो किया वो गलत था, लेकिन मैंने दिल से तुमसे मोहब्बत की थी। बहादुर हल्के से मुस्कुराया, पर आंखें नम थीं। ये मोहब्बत नहीं थी सिमरन, ये एक भ्रम था, और मैं भ्रम में नहीं जीता के थे। बहादुर अब एक गुप्त मिशन पर था, ऑपरेशन नेत्र। मकसद पाकिस्तान की सीमा के अंदर जाकर एक खतरनाक आतंकी नेटवर्क को खत्म करना। लेकिन वह नहीं जानता था कि इस मिशन के भीतर एक और परछाई छिपी है, राबिया उर्फ सिमरन। आईएसआई ने अब उसे एक ही टारगेट दिया था, बहादुर सिंह को खत्म करना है। पाकिस्तान के कराची में एक गुप्त मीटिंग के दौरान आईएसआई जनरल महमूद ने कहा, वो जो तुम्हारे दिल में बचा रह गया है उसे खत्म करो और फिर इस खेल से आजाद हो जाओ। राबिया चुप रही। उसके चेहरे पर अब कोई भाव नहीं था। जो कभी मोहब्बत थी, अब एक स्मृति बन चुकी थी। उधर बहादुर सिंह अब पाकिस्तान में घुस चुका था, नया भेष, नई पहचान और सिर्फ 2 साथियों के साथ। मिशन था कराची के बाहरी इलाके में एक फैक्ट्री को उड़ाना, जहां बम बनाए जा रहे थे और वहीं से हथियार भारत भेजे जाते थे। जैसे ही वह फैक्ट्री पर हमले के लिए पहुंचा, एक जाना पहचाना चेहरा सामने आया। एक काले बुर्के में राबिया थी। एक क्षण को उसका दिल डोल गया, लेकिन अगले ही पल वह फिर से सैनिक की भूमिका में आ गया।
अब यह मिशन नहीं रहा, यह पर्सनल भी बन गया है, उसने अपने साथी से कहा। फिर भारतीय एजेंसियों ने राबिया को हिरासत में ले लिया, लेकिन उसके बयान इतने विस्फोटक थे कि भारत सरकार को संयुक्त राष्ट्र तक फाइल भेजनी पड़ी। उसने गुलिस्तान 24, आतंकी फंडिंग, ब्लैकमेलिंग, सब कुछ उजागर कर दिया। भारत ने पूरी दुनिया के सामने पाकिस्तान को बेनकाब किया। बहादुर सिंह ने एक वाक्य कहा, एक गद्दार ने अंततः इंसानियत चुनी। हम नफरत से नहीं, सच्चाई से जीतते हैं। राबिया अब भारत की जेल में थी। वह रोज भगवत गीता पढ़ती, मौन रहती और प्रायश्चित करती। एक दिन बहादुर उससे मिलने आया। राबिया ने उसकी आंखों में देखा और कहा, मैंने तुम्हें खोकर खुद को पाया। अब चाहती हूं कि मेरी आखिरी सांस इसी मिट्टी में हो। बहादुर बोला, देश से गद्दारी की माफी नहीं मिलती, पर आत्मा को शांति मिल सकती है। आई के दिन जेल के बाहर कोई नहीं था, सिवाय एक के, बहादुर सिंह। राबिया उसके सामने चुपचाप खड़ी रही, जैसे कुछ कहना चाहती हो, पर शब्द गले में अटक रहे थे। बहादुर ने उसकी ओर देखा और कहा, चलो, तुम्हें तुम्हारे सरहद पर छोड़ देता हूं। गाड़ी सरहद की ओर बढ़ती रही। उन दोनों के बीच सिर्फ चुप्पी थी, वो चुप्पी जो हर शब्द से भारी थी। पठानकोट से अटारी बॉर्डर तक का सफर लंबा था। हर किलोमीटर, हर मोड़ जैसे उनके बीच की कहानियों को चुपचाप दोहराता जा रहा था। उनकी सांसें कभी पास, कभी दूर, एक अजीब सी खामोशी में उलझी थीं। राबिया ने धीरे से कहा, मुझे लगा था तुम मुझे देखने भी नहीं आओगे। अब फिर से बहादुर सिंह ने कुछ देर चुप रहकर बस इतना कहा, मैंने तुम्हें सजा दी, अब शायद मोक्ष देना मेरा कर्तव्य है। राबिया की आंखें भर आईं, मगर उन्होंने उन आंसुओं को गिरने नहीं दिया। जैसे किसी अपराध की अंतिम सजा भी अब खुद को कमजोर नहीं करना चाहती थी। अटारी वाघा सीमा पर वो आखिरी लम्हा, एक ओर पाकिस्तानी रेंजर्स, दूसरी ओर भारतीय जवान, बीच में कंटीली बाढ़, जैसे दो दिलों के बीच की अदृश्य दीवार। राबिया ने जाते जाते पूछा, क्या तुम मुझे माफ कर पाए? बहादुर ने उसकी ओर देखा, मेरी वर्दी ने तुम्हें सजा दी, मगर मेरा दिल शायद तुम्हें कभी छोड़ नहीं पाया। लेकिन अब मैं तुम्हें आजाद करता हूं, हर बंधन से। राबिया ने सिर झुकाया, आंखों से एक अकेली बूंद गिरी और वह सीमा पार चली गई। अब उसे कोई नाम नहीं चाहिए था, कोई पहचान नहीं, बस आजादी। 6 महीने बाद बहादुर सिंह को एक चिट्ठी मिली, पाकिस्तान से, राबिया की। प्रिय बहादुर, तुम्हारे देश ने मुझे सजा दी, पर तुमने मुझे आत्मा दी। अब मैं पेशावर में एक स्कूल चला रही हूं, जहां लड़कियां पढ़ती हैं और नफरत से दूर रहती हैं। शायद यही मेरा प्रायश्चित है। तुम्हारी नहीं रही, लेकिन अब किसी और की गुलाम भी नहीं। बहादुर ने वो चिट्ठी संभालकर अपनी किताब के अंतिम पन्ने में रख दी।